नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। कोरोना की जब शुरुआत हुई हमारे देश में तो हमें मालूम है कि मार्च के महीने में होली के बाद से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरह से मामले बढ़ने शुरू हुए, तो होली के बाद अब दिवाली आ पहुंची है। इस दौरान हमने ये देखा कि मामले बढ़े, फिर उसके बाद उनमें थोड़ी सी कमी आई, थोड़ा कम हुए, उसके बाद फिर बढ़े। तो इस तरह से ये क्रम लगातार चल रहा है। पिछले महीने जैसा हम सब ने देखा था कि मामले बहुत ज्यादा हो गए थे, उसके बाद अब जाकर यानी पिछले एक महीने से इनमें लगातार गिरावट चल रही है और 1 लाख को जहां आंकड़े छू रहे थे, अब 50,000 और उसके आसपास हैं। पूरे देश में अगर हम हालात देखें तो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार ये बात बताने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों का बार बार ये कहना है कि आने वाला मौसम, यानी अब जो मौसम चल रहा है सर्दियों का और साथ में त्योहार का, ये दोनों मिलकर अगर हम लापरवाह हुए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो हमें बताते हैं कि ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो हालात हैं वो हमें जरूर चिंता में डालते हैं। ऐसे वक्त में हमें क्या करना है और किस तरह से हमें आगे जिंदगी को जीना है, क्योंकि बहुत से लोग इस जल्दी में भी हैं कि जल्दी से वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, जबकि दुनिया भर में और WHO का भी ये कहना है कि अभी इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन आने के बाद भी सबको वैक्सीन मिल जाए, इसमें काफी वक्त लगेगा। हमको अपनी आदतें बदलनी हैं। आदत बदलने में वाकई वक्त बहुत लगता है, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हालात अब वैसे नहीं हैं जैसा कोरोना से पहले थे। क्या करना है ये जानने के लिए और ये बताने के लिए विशेषज्ञों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीरन पांडा, आप प्रमुख हैं ECD डिवीजन ICMR नई दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पांडा। हमारे साथ डॉक्टर सुजीत सिंह, आप निदेशक हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली NCDC के डायरेक्टर। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनंत मोहन। डॉक्टर अनंत मोहन विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के एम्स नई दिल्ली से। बहुत स्वागत डॉक्टर अनंत मोहन आपका। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर हेमंत ठक्कर, देश के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक हैं और पब्लिक हेल्थ में बहुत काम है डॉक्टर हेमंत ठक्कर का। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आपका भी बहुत स्वागत, जो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर सुजीत सिंह, आप ही से चर्चा की शुरुआत करें। और अगर हम ये बात करें कि अगर हम पूरे देश में इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं रिकवरी रेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा रिकवरी रेट 92% के आसपास जा पहुंचा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और कहीं ये लोगों के लापरवाह होने की एक वजह तो नहीं है? नहीं, देखिए, दो तरीकों से इसका देखा जा सकता है। एक तरह से तो ये कि जैसे हमारा एपिडेमिक किस तरफ जा रहा है। अगर हम रिकवरी रेट आज की तारीख में जो ग्लोबल वैश्विक महामारी जिसको हम कहते हैं, पूरे विश्व के 216 से ज़्यादा देश इससे प्रभावित हैं और हर देश अपने अपने ढंग से इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है। हमारे देश में भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, जो एयरपोर्ट स्क्रीनिंग से लेके आज हम जिस स्टेज तक आ गए हैं। और पहले केस बढ़े, 90,000 95,000 तक पहुंचे और आज हम 50 से भी नीचे आ गए हैं, 32-33 हज़ार। और एक्टिव केस जैसा कि आपने खुद बताया 5 लाख से नीचे आ चुके हैं, 5,12,000 के तकरीबन हैं। तो एक तरफ तो हमें दिखाता है कि ये हम एक इस दृष्टि की ओर चल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। 90% से ऊपर लोग अगर हमारे किसी भी बीमारी से रिकवर होते हैं तो एक हमें एक बहुत संतोष देता है। और मृत्यु दर हमारी कम है, सबसे विश्व में भी सबसे कम की ओर है, ये भी एक संतोष की बात है। तो आज की तारीख में जब सब लोग संक्रमित हैं तो 2 ही पैरामीटर इसके बचते हैं जिससे कि हम अपनी जो कार्यशैली है या जो मेजर्स हमने लिए हैं पब्लिक हेल्थ, उनका आकलन कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कितनी हद तक रिकवर कर पा रहे हैं। नंबर 2, जो मॉर्टेलिटी रेट है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मृत्यु में जाने से बचा पाएँ। नंबर 2 ये। तो ये 2 चीज़ें थी, लेकिन जो आपने मुख्य बात कही लापरवाही की, वही हमारे लिए मुख्य चिंता का कारण है। और जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, केरल में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और अब शायद हम ये बिहार में भी देखें। मैं आपको इस दृष्टि से बताना चाह रहा हूं कि अगर हम कॉम्प्लेसेंट होते हैं, अगर हम लापरवाह होते हैं तो उसका खामियाजा हमको
जो हमको मिलेगा ही इस बीमारी में। आप दिल्ली में हम देखते हैं केसेस की संख्या तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम बाजारों का दृश्य भी देखें अपने उसमें, अगर हम देखेंगे कमला नगर में, सदर बाजार में, आप कनॉट प्लेस में, कई किसी भी जगह देख लीजिए। आज शनिवार की शाम है हाँ जी। और दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और जाम एक चीज है, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि एकमात्र चीज है इसकी शोर शॉर्ट बचाव की जी, उसको लिए भी हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि अब या तो ये कह लीजिए कि फटीग आ गया है, या हम अपने आप में ही कॉम्प्लेसेंट ये हो बहुत गए हैं। महत्वपूर्ण बात कही आपने, जी, फटीग की। जी। फटीग को लेकर जो एक बात है डॉक्टर समीरन पांडा, अगर हम एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से समझें, लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे किसी भी बीमारी के बाद, और ये तो महामारी है, लोगों को एक्सेप्टेंस में, उसको स्वीकार करने में बड़ा समय लगता है। लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये बीमारी ज़्यादा दिन रहने वाली है नहीं। बहुत लोग अभी भी ये कहते हुए मिल जाएंगे, अरे ये कुछ नहीं है, कोरोना वगैरह, बेकार में डराते हैं आप लोग। लेकिन जो असलियत है उससे, जिसे कहते हैं कि मुंह चुराना या आंखें बंद कर लेना समस्या को देखकर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात एकदम सही है। नया जब कोई बीमारी आते हैं और बातचीत फैलता है कि एक नया बीमारी आ गया, तो एक जैसे डर जैसा पैदा हो जाता है। लेकिन जब दिन आगे बढ़ता जाता है तो आदमी लोगों को लगता है अच्छा दूसरे किसी को हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिनायल कि दूसरे को हो सकता है, मेरे को नहीं होंगे। लेकिन हम ये समझने में देर लगा देते हैं कि नहीं, ये बीमारी ऐसा है, इसको हम पैंडेमिक कहते हैं और ये बहुत आसानी से फैल सकता है। एक जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो उसी व्यक्ति से दूसरे को संक्रमण जा सकता है बहुत ही आसान तरीका से। मान लीजिए बातचीत करते समय या बहुत सारे संक्रमित व्यक्ति ऐसे हैं कि उसका कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जो व्यक्ति हैं उसी से दूसरे को संक्रमण फैल सकता है। तो उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बुखार ज़्यादा है उसका नज़दीक हम जाते हैं तो मेरे को बीमार लगने का चांस है, बात तो ऐसा है नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो बीमारी है इसका लक्षण नहीं रहते हुए भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास ये बीमारी फैल सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो विश्वास में नहीं आता है, इसीलिए व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहिए और वो परिवर्तित जो व्यवहार है उसको लागू रखना चाहिए, उसी में ढिलाई आ जाता है। डॉक्टर पांडा, जो बात आपने कही, एक तो ये, और दूसरा इसके साथ ये भी एक बात देखने को मिल रही है कि जिनको कोविड हो गया उसमें से कुछ लोग, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं हमें एक बार हो गया, हमें दोबारा नहीं होगा, तो वहां भी एक लापरवाही की बात आती है। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, वरिष्ठ चिकित्सक और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। नमस्ते डॉक्टर ठक्कर, बहुत स्वागत आपका। और अभी हमने बस चर्चा की शुरुआत की है और ये समझा है कि हमारे देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और एक महीने पहले तक जब केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अब उनमें बहुत गिरावट आई है, जिसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो पूरे देश से जो मामले आ रहे हैं वो काफ़ी कम हैं। दिल्ली में केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पूरे देश में जो कमी आई है ये देखते हुए कि सर्दी का मौसम आ गया है, त्योहारों का भी मौसम है, इसकी कोई वजह समझ में आती है? भाई ये हिंदुस्तान में बेस्ट तो उदाहरण क्रिकेट का होगा कि ये 5 डे मैच है, 3 दिन खत्म हो गए हैं, हम 4th मॉर्निंग को बैटिंग के लिए निकल रहे हैं। ये एक अग्नि परीक्षा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिविक अथॉरिटीज, सब लोगों ने अच्छे कायदे कानून से हमको 3rd डे तक जिताया है। अभी ये अग्नि परीक्षा में हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये 3 दिनों का लेसन लेना है कि दिवाली के टाइम पे कि जब लोग ग्रुप्स में मिलेंगे, जब दिवाली में लोग भूल जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग क्या चीज है, उसमें हमें ध्यान रखना है। हम काफी अच्छी तरीके से फर्स्ट वेव या बॉम्बे में कहो तो छोटा सेकेंड वेव भी हम पास कर गए हैं। चिंता की बात थोड़ी दिल्ली में जरूर है, मगर उसका कारण दिल्ली के सिविक अथॉरिटीज सामान्य जो भी है स्टेप्स लेके कंट्रोल कर लेंगे। अभी आई ये सर्दी की बात कि दिवाली के बाद ठंड आएगी, ठंड में पोल्यूशन आएगा। दिल्ली में तो वाकई एयर क्वालिटी कम होने लगी है, बॉम्बे में भी पोल्यूशन आएगा। तो ये पोल्यूशन के टाइम पे खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हो जाते हैं, खांसी, सर्दी, नज़ला, जुकाम, उसके बाद थोड़ा बुखार,
तो ये दोनों कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अगर आप एक चीज यानी कोविड, जिसके लिए हमें थोड़ी इम्यूनिटी भी डेवलप होनी शुरू हुई है, उससे अगर ध्यान रखेंगे तो हमें ये चिंता की बात कम हो जाएगी। और मैं तो खास कहूंगा हमारे रेस्पिरेटरी और ऐसे ससेप्टेबल पेशेंट्स को जी। कि आप अपने वैक्सीनेशंस, फ्लू के, आप निमोनिया के, आप अपने इनहेलर और पंप जो है, प्रोटेक्टिव दवाइयां है, जो भी आप लोकल आयुर्वेदिक जो भी करते हैं जी, वो जी। आप जल्दी इस्तेमाल करिए। आपके मफलर्स, आपके स्वेटर्स निकाल के रखिए और कोई ऐसी वैसी बात न करें जिसके लिए आपको एक हैवी प्राइस देना पड़े। हमारी डबलिंग रेट कम हो गई है, जी। हमारी रिकवरी रेट अच्छी है। बस ये 4th डे अच्छी तरीके से हम खेल लेंगे तो 5वें दिन पे तो अगले साल में हम विक्ट्री के कदम ही देखते हैं। तो ये बहुत- देश को ध्यान रखना है जी। और ये लेते हुए अगर हम आगे चलेंगे तो दिवाली वाकई सबके लिए हैप्पी हो जाएगी। बिल्कुल, इसी नोट पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनंत मोहन, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जैसा कि ये बात चल रही है सर्दी का मौसम और ख़ास तौर पर जिनको किसी भी तरह की कोई सांस के रोग की समस्या है, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दिल्ली का अगर मौसम और पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, क्या वाकई इससे कोरोना का खतरा बढ़ता है या चूंकि सांस की प्रॉब्लम है इसलिए कहीं कोरोना ना हो जाए तो समस्या बढ़ती है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। ये तो फर्स्ट सीजन है कोरोना वायरस का, विंटर का जी। फर्स्ट सीजन है। बट इससे पहले भी इस टाइम पे ये चीज हमेशा होती थी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ते ही थे। पोल्यूशन बढ़ता है और टेम्परेचर जब डाउन होता है, दोनों चीजें ऐड ऑन करती हैं। स्पेशली सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, जी। ये सब एग्रेवेट होने में। अब एक और फैक्टर आ गया, ये कोरोना वायरस, जो एक थर्ड फैक्टर आ गया इसके ऊपर इस साल। तो ऑब्वियसली इन तीनों का जब असर एक साथ आएगा तो अच्छा असर तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है। जो भी होगा क्यूमुलेटिव ही होगा। और ये ऑब्जर्वेशनल लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि इस टाइम पे कोरोना का जो खासकर दिल्ली में जो सर्ज है, किस वजह से है? ओवर क्राउडिंग के वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर के वजह से भी हो सकता है, पोल्यूशन के वजह से भी हो सकता है, तीनों के वजह से हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, बट बचाव तो तीनों से करना ही होगा। प्रोबेबली एक N95 मास्क एक ऐसी चीज है जो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो दोनों पोल्यूशन और वायरस दोनों से हमको बचाव करेगा। तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। बट ये जरूर है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज के लोग हैं, जिनको पहले से ही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ससेप्टेबल है, ऑलरेडी रिस्क पे हैं, और अगर उनको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगा, चांसेस हैं कि वो ज्यादा एग्रेवेट होगा, उनको ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू एक ऐसा आदमी जिसको पहले कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं थी, एक सिंपल सर्दी जुकाम आके चला गया, वो अभी भी हो सकता है। बट ज्यादा सीवियर डिजीज उनमें होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, एट रिस्क होते हैं, बच्चे, एल्डरली, या जिनको दमा या और सांस की बीमारियां हों, तो वो रिस्क ग्रुप जरूर है और अभी भी है। बिल्कुल, और उसके बाद हम ये भी थोड़ी देर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या है। डॉक्टर सुजीत सिंह, दिल्ली की ज़रा बात स्पेसिफिकली ज़रा समझ लें, ऐसा क्या हो रहा है दिल्ली में? ये एकदम से इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़े? जी, आपको शायद याद होगा कि पहले एलजी साहब के अंडर में जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे जी। एक रिवाइज स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने दी थी, और उस स्ट्रेटजी के बाद एक हम लोगों ने एक तकरीबन एक अनुमान भी लगाया था जी। जिस अनुमान के तहत हम लोगों ने कहा था कि ये आने वाले महीने में, जबकि अक्टूबर में हमारे केसेस काफ़ी डाउन हो गए थे, जी। आपने देखा होगा कि जो सेकंड जो सर्ज कह सकते हैं, जी। लेकिन मैं इनको वेव की तरह से नहीं देखूंगा। मैं इसको जनता को इस बात का कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये वेव निकल जाएगी, ये पीक आ गई, अब पीक आ गई क्या, 15 सितंबर को पीक आ गई क्या, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। लेकिन ये बीमारी और इस वायरस का बिहेवियर बिल्कुल अलग किस्म के पेंडेमिक से बिल्कुल अलग है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, जब तक हम ससेप्टेबल हैं तब तक हमको बीमारी कभी भी पकड़ सकती है। अगर हम एक ये मोटी बात लेके चलेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये मेरे को नहीं होगा, लेकिन जो जिसको भी होता है उसके लिए तो ये 100% है बीमारी। बिल्कुल ठीक बात। और जो सीरियस बीमारी में जाता है उसके लिए भी 100% है। हम भले ही प्रतिशत में कहें कि सिर्फ 2 से 3% को ही सीरियस होता है और 1% से मृत्यु होगी, लेकिन अगर 1% वो
हमारे ही परिवार में आए, हमारे ही पड़ोस में आए, हमारे मित्र को हो, उसके लिए तो 100% हो गई ना। बिल्कुल ठीक बात। तो हमको इस बीमारी को इस तरीके से देखना चाहिए। मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा हम त्योहारों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, पहली चीज़ तो हमें ये सोचना चाहिए कि दिवालियाँ और भी आएंगी। अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा अच्छे से कर पाए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, बार बार मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोगों ने इसको सीरियसली लिया तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा त्यौहार आगे भी मना पाएंगे अपने परिवार के साथ। नंबर एक बात, अगर बिल्कुल ही ज़रूरी है जाना तो इस बात का कतई परहेज ना करें और इस बात से बिल्कुल कोताही ना बरतें कि हम मास्क पहन के जा रहे हैं तो क्या हो गया। लोग ये सोचने लगते हैं दूसरे देख के हमको क्या कहेंगे, ये मास्क पहने हुए है। भाई हम तो अपने घर में आए हैं, अपने रिश्तेदार के आए हैं, मास्क ना पहने, निकाल दें मास्क। तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन भी पॉजिटिव होने के 2 या 3 दिन पहले से, जो WHO ने कहा है, बीमारी को फैलाना चालू कर देता है जी। तो ये कुछ खास बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना आवश्यक है। दिल्ली वाले और क्या कर सकते हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, वो ये कि अमूमन चूंकि आज कार्यक्रम में कोई मनोचिकित्सक तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने विचार रखें इस विषय पर। जैसा डॉक्टर पांडा ने भी ये बात कही कि लोग लापरवाही ये सोच के करते हैं कि ठीक है मुझे नहीं होगा। इसी तरह से मास्क अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है या घर में या किसी एक समूह में, ग्रुप में कोई ज़्यादा ध्यान रख रहा है, तो बाकी लोग कहते हैं भाई आप तो बहुत डरते हैं। तो इस तरह से भी कहते हैं भाई आप तो बहुत डरते हैं, अरे कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ठक्कर? हम तो ये, जैसे हमारे खुद के बिल्डिंग में दिवाली की पार्टियां हर साल होती है, तो जब हमें पूछा गया कि भाई हम पार्टी रखें, तो हमने कहा दिवाली तो अगले साल भी आएगी, कोविड भगवान मर्जी करेगा तो नहीं आएगा अगले साल। और कोई भी अगर इस तरह का एटीट्यूड डिस्प्ले करता है कि आप डर रहे हैं, उसको हम उदाहरण देते हैं कि कितने लोग मेंबर को मिस कर रहे हैं। कोई विधवा हो गया, किसका ग्रैंडफादर चल बसा, तो ये कोविड ने हर एक घर में कैजुअलिटी बनाई है। तो ये जब आप उदाहरण देंगे और कहेंगे कि आप उनकी दशा देखें, आपको कुछ नहीं होगा, मगर आपके पिताजी, आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, आपका कोई बीमार घर में है, जब उनको होगा तो आपकी क्या दशा होगी। थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग उनको हमें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये हंसी मजाक की बात नहीं है। थोड़ा उनको गिल्ट अगर लगेगा तो वो अपनी ड्यूटी उठाएंगे, अपने कदम। और अभी तो मैं खास करके यूरोप की बात करता हूं कि यूरोप ने रेस्टोरेंट्स खोल दी, जिम खोल दिया, सब लोग समर वेकेशन में चले गए। और अभी कहां गया उनका वेकेशन, सेकेंड लॉकडाउन आ गया। लंदन वाले कहते थे आप लंदन आ जाइए, छुट्टी मनाएंगे, रेस्टोरेंट खुले हैं, शॉपिंग सेंटर खुले हैं, अब सारे बंद हो गए हैं। तो ऐसा उदाहरण जब उनको देते हैं तो लोग चौंक जाते हैं, लोग वापस याद करते हैं कि हाँ भाई इसमें सच है कि लापरवाही या कोई हंसी मजाक करके कोविड को अगर आप बुझाएंगे या बुझाना चाहेंगे तो कोविड आप अपनों के ऊपर ही ले आएंगे। बिल्कुल सही बात। जैसे कहा कि थोड़ा ही वक्त बाकी है, अच्छी तरह से कर लो, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, लोग काफी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव भी हुए हैं, हमारी सीवियरिटी कम हो गई है, हमारे आईसीयूज में इतने एडमिशंस नहीं है। तो चंद दिन जाएंगे, ठंड निकल जाएगी, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में कोविड का विजय दिखता ही है, बहुत दूर नहीं है। जी, और कार्यक्रम के इस हिस्से में हम वो नंबर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं इन सभी विशेषज्ञों से। वो टेलीफोन नंबर आप नोट करें, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532। ये नंबर, इस पर फ़ोन करें और अपने प्रश्न का आप उत्तर ले सकते हैं। डॉक्टर पांडा, अगर हम एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से देखें, महामारी नियंत्रण और महामारी विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जो बात अभी डॉक्टर ठक्कर ने कही, दुनिया भर में, और अगर देखें कि रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा, मॉल ये सब खुल रहे हैं, एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी को वापस पटरी पर भी लाना है, लेकिन हम ये भी तो बार बार कहते हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो आप कहीं न जाएं।
क्या रेस्टोरेंट का खाना या मॉल में घूमना, शॉपिंग करना या सिनेमा देखना आपके हिसाब से क्या टाला नहीं जा सकता, या ऐसे व्यवहार को न करके हम ये कीमत चुका रहे हैं कि इतने केसेस अभी भी आ रहे हैं? देखिए संजीव जी, आप 2 मिनट पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात किए हैं जी। आप बोल रहा था कि जब एक समूह या ग्रुप में सब बैठते हैं और कोई सावधानी बरतना चाहते हैं तो बाकी सब बोलते हैं अरे तुम थोड़ा डरपोक हो या क्यों ऐसे कर रहे हो। देखिए पीयर, इसको कहते हैं पीयर ग्रुप। आप किसी को साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो आपका दोस्त होते हैं उसी का साथ। पीयर ग्रुप में कोई ऐसा पीयर लीडर होते हैं जिसको बात सभी ने मान लेते हैं। पब्लिक हेल्थ में ये दिखा गया, सिर्फ कोरोना का नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पीयर बिहेवियर्स है जिसमें पीयर ग्रुप से ही अच्छा तरीका से हम लोग चर्चा में ला सकते हैं और बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पीयर ग्रुप में ये डिस्कशन होना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट अ टीचर टेलिंग अ स्टूडेंट, वी आर ऑल एडल्ट्स। अब आज बच्चे को साथ भी बात करें, दोस्त का रूप से बात करें तो वो मान लेने के लिए तैयार है, लेकिन अब धमकी दे के या उसका ऊपर दबाव डाल के बोलना चाहते हैं तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज सच दैट यू नीड टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। तो ये मैं बोलूँगा, आप थिएटर रेस्टोरेंट जाना जरूरी है क्या, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पीयर ग्रुप में ये चर्चा होना चाहिए। सो द पीयर डिस्कशन, पीयर इन्फ्लुएंस, आइडेंटिफाइंग द पीयर लीडर्स, all these are very important for the behavior change. Behavior change जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ग्रुप बिहेवियर का बात हो रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी ग्रुप से बनता है। कोई इंडिविजुअल लेके ऑफ कोर्स यू कैन काउंट, यू नो, लेकिन हम जो मिलते जुलते हैं, त्योहार का मौसम है, फेस्टिविटीज़ हैं, थिएटर चलते हैं, ज़्यादातर हम ग्रुप बना के चलते हैं या रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलते हैं। तो जाना चाहिए क्या, हम रुक सकते हैं, टाल सकते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर, बट वो डिस्कशन का तौर से आना है, ये ऊपर से यू कैन नॉट हैव इट लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे इंसान ने, मनुष्य ने सीखा ही है, मौसम जब बदलता है तो उसका व्यवहार बदलता है। सर्दियां आ रही हैं तो हम जो अलमारी और संदूक में रखे हुए जो स्वेटर और गर्म कपड़े हैं वो बाहर निकालते हैं। ये महामारी हमसे पूछकर नहीं आई, लेकिन आ गई है, तो इससे बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। उस मास्क को अगर हम नहीं पहनते या कोई नहीं पहनता है तो बहुत बड़ी भूल करता है। ये संदेश देखिए। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। मास्क के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें उससे पहले पटना से रितेश हमारे एक दर्शक हैं, जरा उनका सवाल सुनते हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार रितेश जी, जी सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे अभी सर्दियां जो बढ़ रही हैं सर, तो सर्दी खांसी ये होना भी ये नॉर्मल सा चल रहा है सर, लेकिन इस समय ये अंदर से डर आ जाता है कि कहीं ये कोरोना नहीं है ना। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सर्दी जो होती है सर 2-3 दिन तक अगर ठीक नहीं हो पाती है तो मन में डर बैठ जाता है सर। तो जैसे जॉइंट फैमिली सर जैसे जो रहते हैं तो डर होता है कि कहीं हमारे माध्यम से अपने से बड़ों पे ना फैल जाए। ठीक है, तो कैसे मतलब फर्क करें कि लक्षण ये आम सर्दी जुकाम के हैं या कोरोना के? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनंत मोहन, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आम सर्दी जुकाम इस मौसम में जो होता है उसमें और कोरोना के लक्षणों में क्या बुनियादी फर्क होगा? देखिए, काफी सारे लक्षण तो मिलते जुलते हैं, ये बात सही है। खांसी, बुखार आना, कोरोना का सबसे कॉमन सिम्टम होता है बुखार आना,
हल्की खांसी, थोड़ा सा गला खराब और कुछ परसेंटेज में और वीकनेस, जो कि हर वायरल फीवर में होता है, कमजोरी, वीकनेस हो जाती है। जी काफी हद तक ये सारी चीजें और इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस में भी होती हैं। जी जैसे इस टाइम पे अब स्वाइन फ्लू को आप याद करें, वो भी है अभी भी एटमॉस्फेयर में, H1N1 भी है, बाकी इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शंस भी अभी भी हैं। तो जैसे रितेश जी ने बोला, अगर सर्दी जुकाम नाक बहना है, हर इन्फेक्शन ऐसे कोरोना नहीं लेकिन हो भी सकता है, पहला काम तो यही करें वो तुरंत, जैसे जॉइंट फैमिली में है तो अपने आप को उनसे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लें, मास्क पहनना शुरू करें कम से कम। अगर ये ऐसी कोई चीज है तो फैले तो ना कम से कम। फर्स्ट थिंग, अपना नॉर्मल इलाज करें, जो अगर जरूरत लगे तो 2-3 दिन में नहीं ठीक होता तो तुरंत अपना टेस्ट करा लें कोरोना के लिए, और साथ ही साथ प्रोबेबली स्वाइन फ्लू H1N1 के लिए भी अगर पॉसिबल हो तो करवा लें, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दवाई अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर वो आता है तो हम उनको ओसेल्टामिविर दे सकते हैं। तो और कुछ ऐसी लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के लिए थोड़े से ज्यादा स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल, टेस्ट कम हो जाता है, टेस्ट में कमी आ जाती है, कभी स्मेल में कमी आ जाती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स नहीं है बट ये पाए गए हैं, और ये ज्यादातर और वायरल इन्फेक्शंस में इतने नहीं पाए गए। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। खांसी के साथ सांस फूलना अगर हो तब तो ऑब्वियसली एक थोड़ा वार्निंग सिग्नल है, जिसके वजह से आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी पेट के लक्षण भी मैनिफेस्ट कर जाते हैं अप फ्रंट, तो लूज मोशंस या डायरिया होना भी कभी कभी इसका लक्षण हो सकता है। तो ये 2-3 एटिपिकल लक्षण अगर ऐसे आए तब आप सोचें कि ये कोई साधारण सर्दी जुकाम नहीं है और हमको इसका जल्दी से जाके टेस्टिंग करा लेना चाहिए। एक और बात जो आप N95 मास्क को लेकर जो कह रहे थे, जरा उस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि फिर कुछ और बातें भी हैं जो जाननी। जी हाँ, तो N95 मास्क तो जैसे आप जानते हैं ये वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही स्प्रेड होता है। कफ एटिकेट्स बहुत जरूरी हैं, हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, 6 फीट डिस्टेंस बहुत जरूरी है। एक अगर सर्दी जुकाम आपको हो ही गया है तो बेटर है आप अपने आप को एक कमरे में कुछ दिन के लिए आइसोलेट ही रखें, ताकि और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के साथ कांटेक्ट डायरेक्ट ना बने। मास्क का तो इस टाइम पे आई थिंक काफी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। मास्क, क्लॉथ मास्क भी ले सकते हैं, बट N95 का एडवांटेज थोड़ा सा एफिकेसी बेटर है, थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर होता है क्योंकि काफी टाइट होते हैं। किसी खास व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए N95 को, क्योंकि N95 महंगा भी है और आप लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या जिसको खास जरूरत है वही करें, या कोई भी करे? करने को तो देखिए कोई भी कर सकता है, बट क्योंकि मास लेवल की बात आ रही है, पॉपुलेशन लेवल की बात आ रही है, तो शायद ये फीजिबल नहीं होता कि हम हर रोज एक नया N95 मास्क पहने, क्योंकि उसकी एक लाइफ होती है जो कि रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लॉथ मास्क कोरोना के लिए इक्वली एफिकेशियस है, जो कि हमने मास लेवल पे गवर्नमेंट ने भी बोला है सब लोग पहन लें। बट हाँ, जो हाई रिस्क है, जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम इस तरह का हो ही गया तो आपको बेटर है कि ये पहन ले, ताकि दूसरों को होने का मिनिमम चांस हो। हेल्थ केयर वर्कर्स या जो हाई रिस्क एक्सपोजर वाले लोग हैं उनको ये पहनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैजुअल पब्लिक है, जैसे जो डिजीज लोगों के साथ कांटेक्ट में रूटीनली नहीं आती, जस्ट बाहर जैसे मार्केट के लिए जा रहे हैं या बाहर निकल के जा रहे हैं, उसके लिए क्लॉथ मास्क अगर अच्छा फिटिंग का हो तो वो एडिक्वेट होता है बाय एंड लार्ज फॉर अ नॉर्मल पर्पस। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ और पूछ लूं डॉक्टर अनंत मोहन, वो ये कि हमने बहुत लोगों को ये देखा है कि वो कपड़े का मास्क पहनते हैं और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क भी पहन लेते हैं। क्या उसकी आवश्यकता है या उससे कोई लाभ है? देखिए, अब ये तो थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी प्रोटेक्शन करें। ये कहना मुश्किल है कि उससे कोई एडिशनल लाभ होगा कि नहीं। अब देखिए, बैरियर प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो सबको लगता है जितने ज्यादा लेयर्स हों उतना बैरियर प्रोटेक्शन अच्छा होगा। थ्योरेटिकली तो ठीक लगता है, बट एज लॉन्ग एज उसको ठीक से पहना जाए। इट हैज टू कवर द माउथ एंड द नोज बोथ। ज्यादातर होता क्या, वो नोज से नीचे रहता है, नोज तो खुली रहती है, थोड़ा सा माउथ कवर रहता है। तो प्रॉपर पहनने का टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैजुअल लेवल के लिए क्लॉथ मास्क इज सफिशिएंट, इवन अ सर्जिकल मास्क इज सफिशिएंट एक्चुअली। सिर्फ सर्जिकल मास्क कैजुअल लोगों के लिए सफिशिएंट है, सबको N95 की अक्रॉस दी बोर्ड जरूरत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर समीरन पांडा, आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि अगर टेस्टिंग को लेकर बात की जाए, जो आंकड़ा है
हम शायद 11 करोड़ को भी पार कर चुके हैं पूरे देश में और बहुत टेस्टिंग हम कर रहे हैं। जो तरीक़े हम अपना रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात है, आरटीपीसीआर की बात है, इसके अलावा सीबी नेट और इस तरह की बातें भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे, ये जो तमाम टेस्ट हैं इनमें अगर एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा ये टेस्ट हमने पहले कराया तो ये नेगेटिव आया, बाद में कराया तो पॉजिटिव आया, ये सब क्या है और इस वक्त हम क्या आगे और टेस्टिंग को लेकर क्या परिवर्तन, कोई चेंजेस की ज़रूरत होगी या और क्या रिक्वायरमेंट होगी आने वाले दिनों में? ये जो बात आपने उठाए हैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आज और जाने वाला कल इसमें इंडिया का एक स्टेप वो वर्ल्ड या अंतर्राष्ट्रीय तौर पे नज़र में आ गए हैं, क्योंकि लांसेट सभी को पता है, लांसेट माइक्रोब बोल के एक जर्नल है, उसी में एक छोटा सा लेटर इंडिया से गए हैं और पब्लिश हुए हैं। ट्रू नेट जो टेस्ट थे अक्टूबर 2018 में वो टीबी डायग्नोसिस के लिए गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया था और इंडिया में उसका इस्तेमाल हो रहा था। और लेप्टोस्पायरोसिस बोल के एक डिजीज़ है, बाद में उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वो ट्रू नेट को रीपर्पस किए हैं और देखा है कोविड-19 में हम ये लगा सकते हैं कि नहीं, और कामयाब भी रहा। सो अप्रैल 2020 में उसका अप्रूवल दे दिया आईसीएमआर ने कि इसको कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म का रूप से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ध्यान दे के देखिएगा तो यूके, इंग्लैंड में जस्ट कुछ लास्ट मंथ दे डिड समथिंग लाइक नज, COVID-19 nudge. So TrueNet test has a laboratory in a suitcase. अच्छा, as a easy to use. So ये इंडिया का जो एक स्टेप रहा वो दूसरे का नज़र में आ गया है और दूसरे कंट्रीज़ में भी सिमिलर तरीक़ा से किए हैं, लेकिन इंडिया पहले कर चुके हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम TrueNet एंड CBNet, आपने जैसे कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट ये तो हो ही रहा है। सो टेस्ट जब हम करेंगे, हर टेस्ट के कुछ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी रहते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट, मान लीजिए मेरा कुछ लक्षण हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव निकल के आए हैं, तो आई कैन बी कंसिडर्ड एज समबडी हु इज इन्फेक्टेड विथ SARS-CoV-2। लेकिन मेरा लक्षण है रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या नेगेटिव है, तो सेकेंड स्टेप में RT-PCR करना चाहिए। अच्छा, तो ये ध्यान पे रखना चाहिए। RT-PCR ऑफ कोर्स ये सब मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और इसका सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ RT-PCR टेस्ट इज वेरी हाई। हमारे एक दर्शक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक उत्तर जरूर चाहूँगा आपसे। वो ये कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी रिपोर्ट तो 10 मिनट में, 15 मिनट में मिल जाती है। RT-PCR में इतना समय क्यों लगता है? RT-PCR टेस्ट में पहले 2 दिन ऐसा कुछ लग जाता था, लेकिन अभी ये संभव है कि मॉर्निंग में आप सैंपल देते हैं और तो शाम आपको को इवनिंग में मिल जाएगा। डॉक्टर सुजीत सिंह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। नहीं, मैं इसमें यही ऐड करना चाह रहा हूँ कि RT-PCR की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा है रैट के कंपैरिजन में। लेकिन रैट से टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? जब हम सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेजते हैं और वापस आता है, क्योंकि उसमें 3-4 स्टेप्स लगते हैं। अच्छा। अगर आपके पास कोवास मशीन है तो एक ही बार में हाई थ्रूपुट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपका वायरस इनएक्टिवेशन है, फिर आपको वायरस एम्पलीफिकेशन है, फिर RT-PCR, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है। लेकिन अब एक दिन में मिल जाएगा, 24 घंटे में मान लें। देखिए, डिपेंड करता है ये कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है। अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता की बात करें तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक सुदूर गांव से अगर यहाँ सैंपल आना है, जाहिर सी बात है, तो आने में ही टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये भी वक्त कम होता जाएगा RT-PCR का। लेकिन इसमें एक मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि टेस्ट हमारा ये इम्पोर्टेंट है किस समय किया जाए, क्योंकि अगर आप टेस्ट के, जैसे मैं आज आपसे, आप पॉजिटिव निकले, मैंने आज आपसे मिला, तुरंत मैंने करा लिया। ये बहुत जल्दबाजी रहती है लोगों की कि मैं कल इनके साथ बैठा था, ये पॉजिटिव आ गए, मैं तुरंत टेस्ट कराऊं, तो और हमने करा लिया और हम कॉम्प्लेसेंट हो गए कि टेस्ट तो नेगेटिव आ गया कि हम फ्री हैं। इस पर जरा थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे दर्शक बहुत देर से रांची से हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, ये कहना था, जैसे ऑफिस में मैं काम करता हूँ जी, तो वहाँ से बहुत से पेपर और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कई हाथों से गुजर के मेरे पास आता है। जी जी जी। और उसको मैं फिर लाता हूँ अपने घर पे। हाँ। उस पे काम करना होता है जी। तो मैं उसको कितने देर बाद छूं या कितने दिन बाद छूं और उस पे काम करूं कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन का डर न रहे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है।
डॉक्टर पांडा, आप बताएंगे? अभी ये प्रमाणित हो गए हैं कि फाइल्स या सरफेस, ये इसको कहते हैं सरफेस कांटेक्ट। सो सरफेस कांटेक्ट से फैलने का चांस एक बहुत ही कम है। तो उन्होंने जैसे पूछे हैं कि ऑफिस से फाइल लेके वो घर चले गए, मान लीजिए कि 20-30 मिनट लग गया है और वो ड्राई सरफेस है, वायरस को जिंदा रहना है तो उसको एक लिविंग सेल चाहिए, और वो लिविंग सेल जो है कोश हमारा शरीर से निकालते हैं, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स का तौर से आता है, लेकिन उधर एक लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए। वायरस ऐसे कोई ड्राई सरफेस में ज़्यादातर जिंदा रह सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो उनको एकदम बेफिक्र रहना चाहिए कि फाइल्स या ड्राई सरफेस कांटेक्ट। शुरू में देखिए कुछ मामले मीडिया में रिपोर्ट हुए थे कि वो कागज था और कोविड पॉजिटिव होने की वजह से पूरी टीम पॉजिटिव हो गई। डॉक्टर पांडा, आप ये कह रहे हैं कि कागज है या इस तरह की और चीज, या जैसे हमने ये कपड़े के ऊपर अगर वायरस गिरा भी और हमने जाकर घर में अपनी वार्डरोब में अलमारी में वापस टांग दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है? चिंता की बात नहीं है, सो लॉन्ग इट्स ड्राई। एंड मास्क के बारे में हम सोचते हैं कि मान लीजिए क्लॉथ मास्क का चर्चा हो रहा था, तो उसको वॉशिंग क्लीनिंग एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, क्लीनिंग जैसे करते हैं हम, ये करना चाहिए इफ आई वांट टू रीयूज इट। बट सरफेस में रह गया वायरस एंड आधा घंटा 20 मिनट या 1 घंटा बाद वो वायरस जिंदा है, ये चांस एकदम कम है। तो ये इतना डर नहीं रहना चाहिए। इंटरनेट ऐसी जानकारी से भरा पड़ा है कि प्लास्टिक पर वो 3 दिन रहेगा, 3 से 7 दिन, ग्लास पर 3 से 7 दिन, स्टील पर 1 हफ्ता, और कहीं कहीं लैब कंडीशंस में देखा गया है कि उससे भी ज्यादा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भर्ती मत होइए और उधर से जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसी से डर या प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स नहीं अपनाने का। जो आपको ऑथेंटिक सोर्स या डॉक्टर के पास से मिलता है वो मान के चलिए, और जिस तरीके से आपको सावधानी बरतना चाहिए वो पालन करिए। जी, सीधी सी बात यही है कि हमारा जो व्यवहार है वो वक्त के साथ बदलना चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह से हम देखते हैं कि जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन एक लोगों में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि चलो देख लेते हैं क्या होगा। जब हो जाता है फिर उसके बाद वो कहते हैं हम क्यों गए थे, हमने ऐसा क्यों किया था। संभलिए, बचिए, और जरा अक्षय कुमार का ये संदेश सुनिए। बचाओ! बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ! बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! कौन हूँ मैं? मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ, और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुलेआम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत मत। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है, थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद। एक काम ऐसा करना है कि जिससे ना तो हमें खतरा बढ़े और ना ही हमारे आसपास किसी को कोरोना का खतरा हो। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी चर्चा में ये बात आई थी कि सरफेस से उतना खतरा नहीं है जैसे डॉक्टर पांडा ने बताया, तो लेकिन इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि कहीं भी कोई हाथ लगा रहा है या छू रहा है किसी सरफेस को तो लापरवाह ना हो। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा दर्शकों को ये बताएं कि ये चीज़ों को छूते समय किस तरह की सावधानी बरतनी है और कितनी देर के बाद किसी सामान को अगर लाए हैं तो उसको साफ करके रख देना है। यूटिलिटी चीजें हैं, जैसे एक लिफ्ट का बटन, जैसे एंट्री दरवाजों के हैंडल्स, कोई टेलीफोन के रिसीवर एक कॉमन ऑफिस में, ये सब चीज से आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपना नाक साफ करता है या कोई सिक्रीशन को टच करके फिर वो दरवाजे का हैंडल को टच करेगा या लिफ्ट के बटन को टच करेगा, तो ये आपको सुविधा ध्यान रखते हुए या तो एल्बो से आपको करना है या तो फिर सैनिटाइज करके वो करना चाहिए।
क्योंकि ये कॉमन फोमाइट्स होते हैं। जैसे कि एक आप बैंक में जाते हैं और बैंक में एक कॉमन पेंसिल पड़ी रहती है फिलिंग करने के लिए, तो लोग अपना पेंसिल नहीं ले आते हैं, वो पेंसिल यूज करते हैं। अभी वो पेंसिल हाथ में होते हुए वो छींकेगा भी, वो खांसी भी करेगा और पेंसिल दोबारा वहां रख लेगा। तो ये कॉमन आइटम्स से आपको खास करके ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आइटम्स ताजा है, फ्रेश है। वो छींक के जाएगा, आप 5 मिनट में आके वो पेंसिल उठाएंगे और वो पेंसिल उठाने के बाद लोगों को अपने चेहरे, अपना मुंह, अपने नाक को हाथ लगाने की बहुत आदत है। लोग मास्क पहन के हमारे क्लिनिक में आते हैं, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं मास्क निकाल के कहते हैं साहब अभी मैं बात करूं। ये मास्क अपने को प्रोटेक्शन के लिए है और दूसरों को आप ना फैलाओ इसके लिए है। मास्क आपको कभी भी नीचे नहीं लाना है। घर में लाए हुए चीज जो है वो उसके लिए तो जैसे डॉक्टर पांडा ने अच्छी तरह से बताया, ड्राई है तो आप या तो यूवी लाइट की स्टिक आती है, अगर आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं कभी कुछ घर पे लाता हूं, क्योंकि मैं हेल्थ केयर वर्कर हूं, तो मेरी वाइफ या तो धूप में 2 घंटा रखेगी या वो यूवी स्टिक से क्लीन करेगी। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, ड्राई सरफेस में प्रॉब्लम नहीं है। आपका मास्क है, वॉशेबल मास्क है, हर 2 दिन पे मास्क वॉश करना चाहिए और N95 मास्क आपको रोटेट करना चाहिए, उसको भी आप धूप में रखिए, हो सके उतना आप ड्राई रखिए। इसके लिए मॉनसून में हम कहते थे कि मॉनसून की परीक्षा अलग है क्योंकि मास्क वेट हो जाता है। एक बहुत छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछ लूँ, आपने N95 मास्क की बात की, आप सबसे बल्कि अगर ये जानकारी मिल जाए वो ये, कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि N95 मास्क जैसा, हालांकि आप लोग तो कहते हैं कि आप 5 दिन के लिए बनाइए, पैकेट में रखिए, फिर रोटेट करिए अगले हफ्ते में, और इस तरह से आप पूरे महीने में 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग N95 मास्क इस्तेमाल करते हैं, उसे उसके बाद धो लेते हैं और धोकर फिर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जब तक उसमें से फाइबर्स निकलने ना शुरू हो जाएं तब तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी टिप्पणी, क्योंकि उसके बाद एक दर्शक फोन पर मौजूद हैं। जी, ये जब आप N95 के पेपर फाइबर मास्क को आप धोते हैं तो उसके पोर्स को आप खोल देते हैं, वाइडन कर देते हैं, उसकी पोरोसिटी आप कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अच्छा। जिससे अंदर और बाहर हवा और उसके साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स आसानी से जाएंगे, उसका निटिंग कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये धोना नहीं है, आप सुखा दीजिए धूप में, ड्राई कर दीजिए धूप में, वो स्टराइल हो जाएगा, 2 दिन के बाद यूज करिए, मगर वो फाइबर की राह मत देखिए। ठीक है, कब तक, कितनी बार, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह धूप में रख के? आप 5 या 7 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, खास करके अगर आप हेल्थ केयर वर्कर ना हो और आप कैजुअली जैसे मार्केट में जाते हैं या कोई काम पे जाते हैं तो वो आप कैजुअली यूज कर सकते हैं। अप टू 7 to 10 days ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इस वक्त मध्य प्रदेश से बद्री प्रसाद जी हैं टेलीफोन लाइन पर। बद्री प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं बताइए। ये सर, ये किराना सामान और सब्जियों को धोना चाहिए, और चाहिए तो काय से धोना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। आप में से कौन बताना चाहेगा? डॉक्टर सुजीत सिंह। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, इसको 2-3 चीज़ें अभी बिल्कुल साफ कही हैं। नंबर 1, अगर ड्राई सरफेस है और वो उसमें सफिशिएंट टाइम हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा, जैसे ऐसी सरफेस पे वायरस नहीं रहता जब तक कि उसको या तो मॉइस्चर उसके साथ में ना हो या उसके साथ में कोई लिविंग सेल्स ना हो, जैसा थूक अगर हमने किया है या ये, इसमें ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस हैं। लेकिन जहाँ तक हम बिल्कुल पेपर की बात करें, आपको रोक रहा हूँ, यानी कि जैसे किराना का इन्होंने कहा प्रोविजन आपने मंगाए और मंगाकर आपने किसी गत्ते के डिब्बे में या एक कोने में रख दिया, 2-3 दिन वो बाहर पड़ा रहा, तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर धोने की भी जरूरत नहीं है? कोई संभावना नहीं, क्योंकि कई पैकेट्स तो ये भी तो समस्या लोगों को आ रही है। आटा है, आटा सिंपल चीज, अगर उसको हम कैसे धोएंगे? लेकिन आटा अगर हम एक उसमें पॉलिथीन में या किसी थैले में लाए हैं, उसको आप रख दीजिए, उसमें अपनी लाइफ से मुश्किल से 1 दिन अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सब्जी तो हमको वैसे भी धोना चाहिए। सब्जी के और फल के लिए तो मैं वैसे भी कहूँगा कि हम लोगों को, जैसे हम हाथ सैनिटाइज करते हैं, सब्जी फल भी धोएं अच्छे से पानी में, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ धोएं या लोग उसमें, वो ये भी पूछ रहे थे उसमें क्या डालें, कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ लोग उसमें, अब तो केमिकल्स भी बहुत
चीजें मिलनी शुरू हो मैं गई। इसमें ज़्यादा केमिकल्स के प्रयोग के उसमें फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा साबुन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत से लोग साबुन Otherwise- से फल धो रहे हैं, सब्जियां धो रहे हैं। हाँ, वो साबुन से धो सकते हैं, लेकिन धो फिर उसके बाद पूरा ड्राई साफ पानी से भी धोना आवश्यक है। ये नहीं कि आप साबुन से धोने के बाद उसको तुरंत रख लें, तो साबुन के बाद फिर साफ पानी से धोएं फिर रख लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से कोई अगर आप अच्छी तरह से धोते हैं फल को, तो सादा पानी भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह एक छोटी सी टिप्पणी के लिए डॉक्टर पांडा आपके पास फिर लौटेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा डर आप लोगों के मन से निकाल रहे हैं आज ये कहकर कि सरफेस से, ड्राई सरफेस से ज़्यादा चांसेस नहीं है ये वायरस होने की। क्या कहेंगे आप? एकदम सही बात है। और डर हमें सीखने के लिए एक रुकावट डाल देते हैं। तो जो हम सीखे हैं, जो पब्लिक हेल्थ फील्ड में कोई डर हम पैदा कर देते हैं, तो हमारा जो विंडोज़ हैं, मन का भी दरवाज़ा होते हैं, खिड़की होते हैं, तो वो बंद हो जाते हैं। हम HIV से सीखे हैं कि हम डरवा देते हैं तो हम कोई मैसेज अंदर नहीं जाता है। तो इसीलिए पहले ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, किस तरीक़े से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरीक़े से ये बीमारी फैल सकता है, किस तरीक़े से बीमारी नहीं फैल सकते हैं। एक छोटी सी बात यहीं पर ही, जैसे अभी सामान की बात हुई, बद्री प्रसाद जी जैसे पूछ रहे थे, सपोज जैसे कुछ लोग काम पर गए, कपड़े नहीं धो पाए, तो अगले दिन अगर वो उन कपड़ों को धूप में रख दें पूरे दिन के लिए, तो क्या वो बिल्कुल ठीक है, पर्याप्त है? उसके बाद बिल्कुल ठीक है। जैसे डॉक्टर ठाकर ने कहा है कि धूप में ये टेम्परेचर और ड्राइनेस, ये दोनों ही वायरस के लिए एकदम खतरा बन जाता है। ठीक है। डॉक्टर अनंत मोहन, हम आपके पास आना चाहेंगे। और इस मौसम में खास तौर पर दिवाली की जब बात करें तो दिल्ली और आसपास जो पोल्यूशन का जो स्तर होता है, हम सब जानते ही हैं कि क्या कहानी हर वर्ष होती है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिन लोगों को भी सांस की कोई समस्या है, तो आप जैसे विशेषज्ञ अक्सर ये भी एक सलाह देते हैं कि अगर आप घर में इंडोर्स आप रह रहे हैं या एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो कई लोगों को आप ये सलाह भी हमने सुना है कि आप ये कहते हैं कि आप दिल्ली से अगर बाहर जाना चाहते हैं और या आप जा सकते हैं तो आप चले जाइए, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। लेकिन कोरोना के वक्त में तो ये दुविधा भी है, अब तो कहीं बाहर जाना वो अपने आप में और एक मुश्किल काम है। ऐसे तमाम लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि दिवाली के वक्त वो दिल्ली में हैं, घरों में हैं या ऐसी जगहों पर हैं जहां पोल्यूशन ज्यादा है, वो क्या करें? देखिए, इस टाइम पे सबसे सेफेस्ट तो यही है कि वो जितना हो सके इंडोर रहें मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि बाहर, और अगर जाना ही है बाहर तो फिर जैसे सब बात कर रहे हैं, अपना एडिक्वेट प्रोटेक्शन और मास्क प्रोटेक्शन लेके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपना काम करके वापस आएं। तो बेसिकली इंडोर रहेंगे। पॉल्यूशन तो खैर इंडोर भी होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, बट होपफुली बाहर से थोड़ा कमी होगा और वो कांस्टेंट जो एक्सपोजर है उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये उनके लिए सबसे सेफ है। और अगर उनको जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज है, ओल्ड एज है, हम लोग वैक्सीनेशंस और वायरसेस के लिए करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए करते हैं, निमोकोकल के लिए करते हैं, वो अपना टाइम पे लेते रहें, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन और बीमारियों से मिल सकती है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, बट औरों से थोड़ी मिल सकती है। ये 2-3 स्टेप्स इस टाइम पे उनके लिए ठीक हैं। और आई थिंक एक ये भी स्टेप अच्छा हो गया दिल्ली में कि फायर क्रैकर्स बैन हो गए। आई थिंक दैट इज कल, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बहुत अच्छा हुआ। तो कम से कम थोड़ी बहुत राहत तो शायद उससे मिलेगी जरूर। एंड बाकी आई थिंक दे विल हैव टू स्टे इंडोर्स, दैट इज द बेस्ट। और इस समय हमारे एक दर्शक हैदराबाद से हैं, रवि कुमार जी टेलीफोन लाइन पर। रवि कुमार जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। गुड इवनिंग सर। अभी कोविड-19 के दौरान में रेस्टोरेंट से फूड खाना कितना हद तक सेफ है, एंड फूड से कोरोना फैलने का चांस कितना है? बिल्कुल। एंड अगर हम बाहर से खाना लाते हैं रेस्टोरेंट से पार्सल, तो उसको खाने से पहले हमको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बहुत वाजिब सवाल है। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, इनको बताइए। और खास तौर पर इसके साथ ये भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दिवाली के वक्त एक दूसरे को उपहार दिए जाएंगे, मिठाइयाँ और ये सब चीज़ें भी आएंगी, तो ये रेस्टोरेंट से खाना मंगाना, क्या सावधानी बरती जाए? खाना तो लोग दिवाली में मंगाएंगे, छुट्टियां हैं, मगर वही आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। जो खाना बाहर पकता है वो आप घर में लाके वापस या तो आप हीट करेंगे या बेक करेंगे या माइक्रोवेव करेंगे तो गर्म हो जाएगा। उसके पार्सल्स जो आप लाएंगे वो वेरी केयरफुली निकालेंगे, कंटेनर्स को आप साफ करेंगे और उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
रही मिठाई की बात, तो मिठाई में भी यही प्रिकॉशंस है आपको कि भाई थोड़े वक्त आप टच मत करिए, 1-2 घंटे बाद अगर आप टच करते हैं, अगर उसको हीट करना है तो हीट कर लेना, कोल्ड खाना है तो कोल्ड खाना, मगर फूड के द्वारा ये वायरस गैस्ट्रिक सिस्टम से स्प्रेड होना असंभव है। जी, एक बात डॉक्टर पानत, जो WHO ने भी जो बात कही है कि कोविड को हम साइंस से, सॉल्यूशन से और सॉलिडारिटी से इसको हराया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है। तो इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, ख़ास तौर से जब से ये कोरोना आया और उसके बाद पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से विज्ञान की दुनिया में जो नई नई चीज़ें हुई और लगातार जो चल रही हैं और वैक्सीन को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं, उस तरफ क्या काम हुआ है? देखिए, आप दो मुद्दा उठे हैं। एक है किसका बीमारी हो चुके हैं तो किस तरीके से इलाज हम करें, और उसी तौर पे विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो क्या बोल रहा है। मेरा कहना एक है कि देखिए, उम्मीद तो रखेंगे कि ये सारे जो दवाएं हैं ये काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ट्रायल्स जो होते हैं उसी से एक का बाद एक हम निकाल सकते हैं, जिसको संस्कृत में नेति नेति कहते हैं। नो, ये काम नहीं करते हैं तो इसको हम हटा देते हैं। तो इंडिया बहुत अच्छा काम किया है दो चीज़ के बारे में, दो चीज़ को लेके। एक है सॉलिडारिटी ट्रायल, जो ग्लोबल ट्रायल थे, इंडिया का उसमें भागीदारी या योगदान था, और उसी से निकल के आया है कि रेमडेसिविर जो इनका ऊपर जितना उम्मीद थे उतना उम्मीद रखने का जरूरत नहीं है। और एक प्लाज्मा, कॉन्वॉलेसेंट प्लाज्मा को लेके जो ट्रायल हुआ है वो पूरा इंडिया का इंडिजिनस ट्रायल है, और उसी से पता चला नहीं, कॉन्वॉलेसेंट प्लाज्मा ऐसे लगा था कि ये कामयाब रहेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। तो ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो ये हमें है अभी ऑक्सीजन और स्टेरॉयड जो यूके में रिकवरी ट्रायल से आया है, लेकिन प्लेसी ट्रायल जो इंडिया का है और ग्लोबल नॉलेज में ये कंट्रीब्यूट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल है, क्योंकि सिर्फ ये जानकारी लेना ही जरूरी एकदम ओनली ये नहीं है कि कौन कौन चीज़ काम करते हैं, कौन कौन चीज़ काम नहीं करता है, ये जानकारी लेना भी जरूरी है। बिल्कुल। वैक्सीन के बारे में सोचा जाए तो एब्सोल्युटली इंडिजिनस इंडियन वैक्सीन, भारत में बने हुए जो चीज़ वो ICMR और भारत बायोटेक का कोलैबोरेशन से हुए हैं। उसमें जो एनिमल स्टडीज़, छोटे छोटे एनिमल्स, हैमस्टर कहते हैं हम लोग, या लार्ज एनिमल रिसस मंकी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं। उसका बाद फेज़ 1 ट्रायल कंप्लीट हुआ ह्यूमन बींग्स को लेके, आदमी का ऊपर जी, और देखा गया फेज़ 1 इज़ ऑल अबाउट सेफ्टी, ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। फेज़ 2 ट्रायल उसको इम्यूनोजेनिसिटी, वो प्रतिरोध क्षमता जो है वो जनरेट कर पाते हैं कि नहीं, उसका रिजल्ट्स भी अच्छा तरीके से निकल के आया। इसीलिए DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फेज़ 3 ट्रायल के लिए अनुमोदन दे चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया बहुत अच्छा तरीका से आगे बढ़ रहा है। ये छोड़ के भी और 2 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, जो फेज़ 2 या फेज़ 3 और ब्रिजिंग स्टडी हम लोग कहते हैं फेज़ 2B, वो भी चल रहा है। ये जो कोवैक्सीन ICMR और भारत बायोटेक के बारे में मैंने बात किया, ये इतना रिजल्ट दे चुके हैं, वो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, कंप्यूटर आप इंटरनेट में जाएंगे और आपको मिल सकता है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्री, दे हैव शोन इंटरेस्ट कि वो चाहते हैं कि ये वैक्सीन का हमारा इधर भी ट्रायल हो जाए और मिल सकता है, तो हम देखेंगे ये कामयाब रहा तो हम इसको अपनाएंगे। अंदाज़ा वही है कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, उम्मीद हम सभी रखते हैं। ये छोड़ के भी एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बोल के एक चीज़ होते हैं, EUA, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इज अंडर द प्रेरोगेटिव और परव्यू ऑफ DCGI। DCGI को ये लगता है कि ये वैक्सीन सेफ है, ये इम्यूनोजेनिक है, मतलब इसको प्रतिरोध क्षमता बनाने का क्षमता है, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है जिसको खतरा ज़्यादा है, या हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए वो EUA दे सकते हैं। तो हमें जानकारी है कि फेज़ 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हो गया है, हो चुका है, लेकिन हमारा खतरा ज़्यादा है। मान लीजिए मैं 65 का उम्र से ज़्यादा एक बंदा हूँ, या मेरा कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़, सो मेरे को कोविड-19 हो जाता है, तो ये संभावना ज़्यादा है कि मेरे को कॉम्प्लिकेशंस हो जाए या फेटालिटी या वेंटिलेटर में जाना होगा। तो मैं ये जानबूझ के कि फेज़ 3 चल रहा है, फेज़ 3 को बंद नहीं होना है, लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का जारी है, मैं ये बोल सकता हूँ DCGI का अप्रूवल है तो
कि मेरे को वैक्सीन चाहिए। सो वो भी एक हो सकता है जिसके लिए आप वो जो अगला साल अब बोल रहे हैं 2021 जनवरी, उसी दूर तक भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, EUA आ जाता है तो। जी, और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हेमंत है राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। हेमंत जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए, जल्दी से पूछिए। आपके टीवी सेट की आवाज काफी तेज है, उसको कम कर लीजिए और सवाल पूछिए, हमें खुद अपनी आवाज सुनाई दे रही। जी हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते हेमंत जी, जी बताइए, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी गर्मियों के दौरान क्या था, हम जैसे भी बाहर जाते थे तो घर वापिस आने पे कपड़ों को धोना और मतलब उसके साथ नहा भी मतलब बाथ भी ले लेना, तो अब हम जैसे मान लीजिए सर्दियों में पॉसिबल नहीं है, 2 या 3 बार बाहर गए तो वापिस आके नहाना और कपड़ों को धोना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो और एक क्वेश्चन सर, एक एक्स्ट्रा ये कि अब जैसे गर्मियों में तो हम बाहर से कपड़े जो भी पहन के जाते थे, आते ही उनको वॉश करना वॉशिंग मशीन में, वो ठीक था, बट अब जैसे सर्दियों के जो कपड़े, ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने इनका सवाल सुना हेमंत जी का? डॉक्टर हेमंत ठक्कर। बिल्कुल, अगर आपने एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग किया हो तो आप ठंडी के मौसम में जो कपड़े हैं वो आके 1-2 घंटे 3 घंटे तक टंगा के बाहर रख दीजिए, एक्सपोज कर दीजिए। अगर आपको धूप आती है तो उसमें रखिए और फिर आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। मगर अगर आपने किसे गले लगाया है, कोई ऐसे सस्पेक्ट लोगों के पास जाके झुल मिला के आपने बात की है, तो वो कपड़े को आपको धोना पड़ेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप दूर से लोगों को ग्रीट करिए तो आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और जैसा कि बार बार ये बात आती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और मास्क बहुत जरूरी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। तो बहुत ध्यान रखना है हम सबको, और क्या करना है चलते चलते वो ज्ञान के मोती जो हैं जरा बटोर लेते हैं। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और ख़ास तौर से इस मौसम में और आने वाले 2-3 महीने? आपने जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा, जैसे मोदी जी ने कहा है हर घर में दिवाली, घर घर में दिवाली, तो ये लिटरली देखिए कि दिवाली घर में ही होनी चाहिए, दिवाली बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर हेमंत ठक्कर, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनंत मोहन, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा, खासकर उनको जिनको सांस की पहले से बीमारियां हैं या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो लोग बहुत सावधान रहें अगले 2-3 महीने के लिए, और इंडोर्स रहें, बाहर जाएं तो हमेशा मास्क पहने, और जनरली स्पीकिंग सारे जो हमारे जो एटिकेट्स हैं उनका पालन करें तो सब ठीक रहेगा। जी, डॉक्टर समीरन पांडा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद का बिहेवियर जो है, व्यवहार, उसमें परिवर्तन लाऊंगा, लेकिन दूसरे को भी प्रोत्साहन दूंगा कि हम चलिए सब एक साथ मिलके कामयाब हो जाएं और ये बीमारी को रोक लें। डॉक्टर सुजीत सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि इसको ये ना समझें कि देश पूरे में ये ख़त्म की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों को सावधानी बरकरार रखनी है। पूरे देश में जैसे जगह जगह आप देख रहे हैं, केरल में बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा है, तो दूसरी जगह भी आ सकता है। तो अगर हम लोग सावधानी, जैसा कि सबको मालूम है, कोई ख़ास चीज़ बताने के लिए ऐसी है नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ इस कार्यक्रम में आपने जो जानकारी सभी दर्शकों को दी है, बहुत धन्यवाद। और चलते चलते ज़फ़र इकबाल के एक शेर से हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि रास्ते हैं खुले हुए सारे, फिर भी ये ज़िंदगी रुकी हुई है। ये ज़िंदगी तभी चलेगी जब हम थोड़ा संभलेंगे, सोचेंगे और अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करेंगे जो कोरोना के अनुकूल होगा। दिवाली आएगी और दिवाली इसके बाद भी बहुत आएंगी, लेकिन हमारा व्यवहार अगर कोरोना के अनुरूप रहा तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।